नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2-3 मुद्दे हैं जिन पर आज बात करेंगे। मेरे साथ कर्नल अजय रैना सर जुड़ रहे हैं, तो उनको सीधे जोड़ लेते हैं बिना किसी भूमिका के और उसके बाद फिर चर्चा शुरू करते हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद ओंकार जी, नमस्कार आपको, सब देखने वालों को बुलाने के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आप समय निकालते हैं, ये हमारे दर्शकों के लिए भी एक बड़ी बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान में लगातार भूकंप क्यों आ रहे हैं? ये रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? और जो चर्चाएं चल रही हैं कि अमेरिकन एजेंसियां वहां पर हैं, खास तौर से नूर खान एयरबेस पर, और वहां पाकिस्तानी मिलिट्री की भी एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है। मतलब तरह तरह की चर्चाएं हैं। पुष्टि होगी नहीं होगी मैं नहीं जानता, लेकिन एक तरफ तो भूकंप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और दूसरी तरफ इस तरह की चर्चाओं का भी जो पंख लगा करके उड़ रही हैं, ये भी थम नहीं रही हैं। एक्चुअल में स्थिति क्या है वहां की? ओंकार जी, जैसे आपने कहा ना कि ये चर्चाएं हैं, एविडेंस कभी मिले ना मिले कुछ कह नहीं सकते, बट एक कहते हैं ना, इसको अंग्रेजी में सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है कि आपके सामने तो कोई चीज किताब में लिखी हुई नहीं मिल रही, लेकिन जब आप उस किताब के आगे, बंद बड़ी बुक है उसके आगे की तरफ देखते हैं आगे पीछे, तो कुछ कुछ चीजें आपको दिखती हैं। तो ये तो बड़ा सबको पता है, इसकी चर्चा बहुत बार हो चुकी कि जब हमने फाइनल असॉल्ट किया है, नूर खान पे किया और बाकी एयरफील्ड पे किया, उसके कुछ घंटे पहले तक अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जेडी वांस ने कहा था कि खुद निपट लेंगे यार, हिंदुस्तान पाकिस्तान हमें कुछ नहीं लेना देना। ऐसा क्या हुआ सडनली कि ट्रंप बीच में कूद पड़ा, जेडी वांस बीच में कूद पड़ा, ये अमेरिकन के पास भागते हुए अमेरिकन ने हमें फोन किया, हमने कहा डीजीएमओ पाकिस्तान को बोलो फोन करेंगे, वो कुछ हुआ। एक ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये कि अमेरिका को कहीं ना कहीं कोई चुभन महसूस हुई, और अच्छी खासी, थोड़ी नहीं, अच्छी खासी। दूसरा, फिर वो जहाज आता है रेडियो एक्टिविटी वाला, 9 घंटे घूम रहा है ऊपर, वो डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है वो क्यों इसराइल के ऊपर आज तक क्यों नहीं घूमा, हमारे ऊपर क्यों नहीं घूमा, यूक्रेन में घूमता हुआ नजर नहीं आया, तो कुछ कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो ब्रॉन का जो हुआ कि वहां से इजिप्ट से कंसाइनमेंट आई, और इस तरीके की चीजें आने शुरू हो गई। और जब नूर खान की डिटेल आई तो फिर समझ आई कि कितना डीपली बरीड सॉलिड एक कमांड कंट्रोल सेंटर था इनका नीचे, जो बर्बाद हुआ है। और वो बनाने की हैसियत पाकिस्तान की नहीं थी। उनके पास ना कैपेबिलिटी है, ना वो इंजीनियरिंग। आपको देखिए इनके हाईवेज तक जो मोटरवेज जिसको ये कहते हैं, वो सारे फॉरेनर्स ने बनाए हैं। एक करप्ट देश जहाँ पे हर बंदा करप्शन में इन्वॉल्व हो, वो एक टूटी फूटी नहर, जो हमने नहरें बना के दी इनको उस जमाने में, इंडस वाटर ट्रेड 60s में जो पैसे दिए, अभी उन नहरों में और डैम्स में कचरा भरा हुआ है। तो आप इमेजिन कीजिए इस किस्म की सोफिस्टिकेटेड हार्डन्ड अंडरग्राउंड जो बंकर या शेल्टर्स या सेंटर्स, वो ऐसा तो नहीं था ना कोई 6x6 का बंकर था। ये एक, मैं टाउनशिप तो कहना गलत होगा, पर समझ लो एक सेटलमेंट सी होती है जिसमें काफी सारे रूम्स और नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन चैनल्स, बड़ा कुछ होता है। इट्स नॉट अ वन रूम और टू रूम्स थिंग, इट्स ह्यूज। जो अंदर समझ लो एक मॉल है जो जमीन के अंदर है, उस टाइप का काम है। तो अमेरिकन स्टेक्स तो क्लियर थे। तो अब कल ही चर्चा हो रही थी एक चैनल पे, तो मैंने एक बात कही कि देखिए, अब अमेरिकन, अगर अब वर्ल्ड मैप पे अमेरिकन बेसिस को अगर आप गूगल करें कि अमेरिका के बेसिस अमेरिका के अलावा कहाँ कहाँ पे हैं, तो पूरी दुनिया में रिंग बना के बैठे हुए हैं ये। दो बड़े क्लियर कट गैप्स हैं, एक पाकिस्तान और अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अमेरिकन प्रेजेंस नहीं है। बाकी आपको हर जगह एक रेड डॉट, छोटा डॉट, लिली पैड, अमेरिकन बेस, नेवल बेस, आर्मी बेस, एयरफोर्स बेस, कुछ ना कुछ, वेस्ट एशिया, हर जगह बड़ा बड़ा है। तो इसका रीजन सिंपल सा ये बनता है कि पाकिस्तान के साथ इतनी गहरी इनकी दोस्ती है और इतनी डिपेंडेंस है, और उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान की दुम मरोड़ के हम, जो तभी तो हम हीरा मंडी कहते हैं कि इसको जो भी पैसे फेंके काम करवा ले, कि इन्होंने अपनी प्रेजेंस वहां रखनी जरूरी नहीं समझी। अफगानिस्तान में जरूरत पड़ी तो आ गए, ड्रोन उड़ाए, इधर भी मारा उधर भी मारा, बेसिस में सब कुछ किया, लेकिन एक बेस जिसके ऊपर एक अमेरिकन झंडा फहराता हो, वो बेस पाकिस्तान के अंदर नहीं है। और वो इतना इंपॉर्टेंट इलाका पाकिस्तान, जो इनको, ईरान को इनका दुश्मन एक्सेस देता है, अफगानिस्तान जो कि प्ले ग्राउंड है, और उसका आगे एक सेंट्रल एशियन रीजन जो रशिया के इन्फ्लुएंस में आता है, उसको एक्सेस दे रहा है। चाइना
जिसमें सीपेक बना रहा है, भारत जैसी उभरती हुई एक पावर, तो इतनी बड़ी चीजों से घिरा हुआ पाकिस्तान, उसके अंदर अमेरिका का इन्फ्लुएंस ना हो। तो उसका जवाब बड़ा सिंपल है कि इसके अंदर बिना आए दुनिया को दिखाए, जो उनको रखना था, जो साजो सामान वो उन्होंने यहाँ पे रखा, जो एसेट्स यहाँ पे बनानी थी बनाई, वो कल को चाइना के खिलाफ यूज होती, ईरान के खिलाफ यूज होती। मैं नहीं समझता कि अमेरिका अपनी एसेट इंडिया के खिलाफ यूज करेगा, बिकॉज हम बहुत बड़े हैं उसके लिए, और अमेरिका वहां बैठ से हमसे युद्ध नहीं लड़ सकता, बट हाँ पाकिस्तान को यूज करके तंग कर सकता है। तो ये जो आपने भूकंपों की बात की, तो अगर नॉर्मल हालात होते हैं ओमकार जी, अगर सब ठीक होता, पाकिस्तान एक नॉर्मल देश होता, नॉर्मल तरक्की चल रहा होता, नॉर्मल सपने देखने वाला देश होता, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, जैसे हम हैं, तो मैं कहता कि ये जी न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे हैं बिलो क्रिटिकल मास। जब आप इतना बड़ा धमाका नहीं करना चाहते कि दुनिया आपको पकड़े देखे, सेम टाइम पे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हो, कल ये पटाखे चलेंगे नहीं चलेंगे लड़ाई में, ये ना हो कि हम बना के बैठे रहें चले ही ना। तो एक तरीका होता है जिसमें आप वॉरहेड यूज नहीं करते, आप उसको फुली डेटोनेट नहीं करते, कंट्रोल्ड डेटोनेशन करके आप उसका कुछ कंपोनेंट का कुछ पोर्शन, उसकी जो स्ट्रेंथ है, फ्यूजन की है या थर्मल न्यूक्लियर है या फ्यूजन है, जो जिस भी टेक्निक पे आपने उसको बनाया है अपना न्यूक, जब बायोलॉजिकल वेपन में धमाके नहीं होते, तो न्यूक्लियर डिवाइस का आप कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये नॉर्मल हालात में हो सकता था, लेकिन अभी हालात नॉर्मल नहीं है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान को पड़ी है मार। हालात सच ये है कि पाकिस्तान भागता हुआ अमेरिका के पास गया, अमेरिका ने इंटरवीन किया। मैं उसको हम टिपिकली वजह से कहते कि जिन्होंने कहते हैं ना मीडिएशन की, वो नहीं की, लेकिन फोन आया, जो भी हुआ, फिर हमने इंसिस्ट किया कि पाकिस्तान हमसे बात करे। जब अमेरिका ने हमें रिक्वेस्ट की होगी ओमकार जी, तो शायद कोई 15-20 साल बाद कोई किताब लिखे कि क्या बात हुई, क्योंकि अभी तो समझ हमें बाहर वो लीक होगी नहीं, वो बड़ी एक सही है। सी बात है। पर अगर हम ये मान लें कि हमारी सरकार जो उस टाइम फुल स्टीम पाकिस्तान के फटकच्चे उठाने में उड़ी थी, वो चुपचाप बैठ गई एक फोन सुन के, तो वो फिर हमारी थोड़ी बेवकूफ़ी होगी। वो फिर वही जो सरेंडर है, नरेंद्र है, सरेंडर वैसे वाली उस बुद्धि वाले लोग ऐसे सोचेंगे। नॉर्मल माइंड हमें ये बोलता है कि फिर एक बात हुई होगी, एक ट्रांजेक्शनल, क्योंकि अमेरिका एक ट्रांजेक्शनल कंट्री है, तो हमने बोला ठीक है भाई, आप ये कीजिए, हम ये करेंगे। उस ये भी हो सकता है कि अमेरिका को बोल दिया गया हो कि आप अपनी एसेट्स यहाँ से हटा लीजिए। हो सकता है अमेरिका ने खुद ही बोल दिया हो कि हम अपनी एसेट हटा रहे हैं, क्योंकि जब हमने वहां पे ठोका तो हमने दुनिया को ये बोला कि हमें पता है कि तुम इधर हो। और ये आप मान के चलिए कि जब ये चीजें, ऐसी चीजें किसी देश में पाक की जाती हैं, तो इंटेलिजेंस कम्युनिटीज को पता होता है, सबको पता होता है, चाइनीज को भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन उसको कोई बात नहीं करता। इसको डिप्लोमेटिक कर्सी कह लिए, कुछ भी कह लिए। तो हमने वहां धमाका करके बता दिया कि भाई हमें पता है कि कराना के आसपास कुछ है। नूर खान तो अमेरिकन एसेट्स तो थी, जैकोबाबाद जिसमें एयर डिफेंस भी अमेरिकन का लगा हुआ है। तो हमने एक स्टेटमेंट दिया, तो नेचुरली हमारा एक कहते ना, एक ऊंचे लेवल पे थे हम नीचे डरे हुए नहीं थे। ये करने के बाद हमने एक स्टेटमेंट दिया और अमेरिका हमसे बात करने है। तो उस संदर्भ से अगर आप देखेंगे धमाकों की जो आप बात कर रहे हैं, भूकंप की बात कर रहे हैं, तो फिर ये भी हो सकता है कि कुछ हर चीज निकाली नहीं जा सकती। ये भी हम समझते हैं कि ऐसी चीज न्यूक्लियर या उस किस्म की चीज, और उसके साथ जो एसोसिएटेड जो उसकी फैसिलिटीज हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड उसको टेस्ट करना है, कंट्रोल्ड वो लैब्स बनी हैं जहाँ स्टोरेज की है, उन चीज़ों को बर्बाद करना जरूरी हो जाता है। ये चीज़ रशिया और अमेरिका, यूएसएसआर और अमेरिका ने अपनी जब संधि की थी, स्टार्ट 1 पहले वाली, वो INF संधि 2, उस टाइम पे उन्होंने अपने आर्सेनल को खत्म किया था। तब इंटरनेट नहीं था, हमें सब पता नहीं चला किसने किया। बाद में अनाउंस किया कि हमने इतने इतने वॉरहेड और इतने न्यूक्लियर डिवाइस अपने खत्म कर दिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ बची हो, चाहे वो वेपन्स हो, न्यूक्लियर मटेरियल हो, या न्यूक्लियर को बनाने वाली लैब या टेस्ट करने वाली फैसिलिटीज हैं, हो सकता है उनको डिमोलिश किया जा रहा है। और क्योंकि अब जमाना ऐसा है कि ऊपर सैटेलाइट घूम रहे हैं और दुनिया नजर रख के बैठी हुई है, तो हो सकता है कि वो धमाके जो है, और पाकिस्तानी बेवकूफ तो है, उनको ये भी आर्ट है ना अपने कर्म को छुपाना, वो तो आता नहीं। बिल्कुल। तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि शायद सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो चल रही है इस टाइम कराची के नीचे, क्योंकि पॉपुलेटेड एरियाज के नीचे छुपना, ये जितने इस्लामिस्ट एक दूसरे कॉपी करते हैं, जो गाजा में उन्होंने किया, तो जितने ये उनसे मोटिवेट होते हैं ना, ये एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं। और गाजा में भी आपको पता है शुरू हुआ था तो चाइनीज इंजीनियर वहां थे टनल्स में, वही चाइना का फ्रेंड था। तो पाकिस्तान कैपेबल है कि चाइना से टनल बना के अमेरिका के माल को लेके कुछ, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। अर्थक्वेक नॉर्मल कुदरत कर रही है, ये बड़ा अनयूजुअल है। 400-500 अर्थक्वेक या 30-35 अर्थक्वेक 24 घंटे में, ये बड़ा ही एबनॉर्मल है।
और जितने लोअर रिक्टर स्केल पे 3 पे आ रहा है, 3.2 आ रहा है, तो ये लग तो ये रहा कि ये ह्यूमन इंटरवेंशन है। और बाकी जैसे आपने कहा कि समय बीतने के शायद कुछ तथ्य निकल के आएंगे और पाकिस्तानी खुद लिखेंगे, ये भी इनकी खासियत है, ये अपने सीक्रेट खुद लिखते हैं किताबों में, तो तब बात करेंगे। अभी तो ये कैसे दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, मिलती सी लगती नहीं। अजय जी, एक बात समझाइए, बेवकूफ से बेवकूफ कंट्री, क्योंकि नूर खान एयरबेस रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में है और दोनों ही इनके महत्वपूर्ण शहर हैं। एक जहां इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है, जहां प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट है, जहां इनकी असेंबली है, सब कुछ वहां पर है। और दूसरी तरफ आपका सेना का मुख्यालय है। ऐसी जगह इन्होंने अमेरिका को परमिशन कैसे दे दी अपना साजो सामान रखने की? ओमकार जी, हीरा मंडी क्यों कहते हैं हम इनको? कोई इज्जतदार इंसान अपने बेडरूम में किसी को आने देता है? लेकिन जब आप हीरा मंडी हो तो आप सबसे पहले अपने गेस्ट को बेडरूम में लेके जाते हो। ये बिके हुए लोग हैं। आप इनकी हिस्ट्री देखिए, आप शुरू से अमेरिका का जब मन करा इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए, फिर इन्होंने अमेरिका को अपनी यूटिलिटी बताई, तो फिर उनको F-16 मिल गए, फिर इन्होंने ब्लास्ट किया, अमेरिका ने फिर सैंक्शन लगाया, फिर उनको 9/11 हो गया तो अमेरिका ने सैंक्शन हटा लिए। तो अमेरिका को पता है कि ये लोग बिकाऊ हैं। और मैं एक बड़े मजे की बात आपको बताता हूँ कि अगर आप देखें अमेरिका के जो डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है अमेरिका की, वो पूरी दुनिया में डिक्टेटर्स और शाह एंड किंग्स के साथ डील करती है। वेस्ट एशिया में पूरे ही राजे हैं खानदानी, और जैसे आप और आगे जाएंगे अफ्रीका की तरफ उतरते हैं तो वहां सारे आपको डिक्टेटर दिखेंगे। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है, यहाँ अमेरिका हमेशा सपोर्ट करता है और डेमोक्रेसी लाता है, हमेशा डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, क्योंकि पाकिस्तान एक बाकी मिलिट्री और स्ट्रेटजिक रीजंस के अलावा एक अमेरिकन का बहुत बड़ा काम करता है। वो काम ये है कि जब तक ये डेमोक्रेटिक होते हैं, सी अगर सऊदी में सलमान बैठा है, उसको IMF की किस्त नहीं चाहिए, तो वो F-35 सीधे खरीद लेता है, तो अमेरिका को फायदा होता है। ये वो देश है जिसमें दुनिया डॉलर्स भेजती है, कभी IMF से लिए जाते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक में लिए जाते हैं, और इन सब इंस्टीट्यूशन का एक बेसिक फंडा ये है कि देश जो है डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ये लोग डिक्टेटर्स को, IMF वगैरह डिक्टेटर्स को नहीं फंड करती। वो पैसा यहाँ आता है, यहाँ के जर्नैल और यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो पैसा लेके वेस्ट में अपनी प्रॉपर्टीज बनाते हैं, जो कि फैक्ट है। तो अमेरिकन दुनिया का पैसा जो IMF के पास है, वर्ल्ड बैंक में है, जिसमें हमारा पैसा भी है, इनको देके, और ये पैसा फिर अमेरिका की इकोनॉमी में चैनलाइज होता है 2 नंबर के तरीके से। तो ये एक बड़ा स्ट्रेंज किस्म का रिलेशनशिप है। तो इसलिए ये इमेजिन करना कि आपने जैसे आपने कंपैरिजन किया, ये ऐसे है कि जैसे आप कहो कि दिल्ली और दिल्ली कैंट के बीच में नूर खान, जैसे कि सफदरजंग है, सेम पोजीशन है कि टाइम आया सब एक हो गया। एक टाइम था दिल्ली थोड़ी अलग थी, दिल्ली कैंट थोड़ा अलग था, बीच में सफदरजंग एयर पट्टी थी। तो लॉजिकली बिल्कुल हम एज भारतीय हम तो सोच ही नहीं सकते सफदरजंग में हम किसी अमेरिकन को आने देंगे अंदर। हो सकता है किसी रिमोट एरिया में कोई बैठा हो, तो पर ये लॉजिकली देश नहीं है ना ओमकार जी। ये देश वो है जो हमेशा पैसे बाहर से लाता रहा है, खा के दोबारा उन्हीं देशों में बेचता रहा है, वहीं उनके बच्चे पढ़ते रहे, वहीं पे इनकी फैमिली सेटल्ड है, तो हर किसी को सूट करता है। तो ये रीजन है। और एक रीजन ये भी है जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं यूक्रेन के साथ। अभी यूक्रेन ने जो भी बदतमीजी की ड्रोन्स वगैरह डाल के, उसके बाद पुतिन पीट रहा है, यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है ईंट के साथ, लेकिन उसने न्यूक या एक मदर ऑफ द बॉम्ब, जब बड़े बड़े बॉम्ब यूज नहीं किए। बिकॉज जैसे आप किसी पॉपुलेशन सेंटर पे ऐसा काम करते हो, खबर हो तो भी, तो एकदम से नैरेटिव गाजा की तरह, जैसे गाजा में लोगों ने कहा एकदम से इजराइल के खिलाफ हो गया दुनिया का कि देखो जी सिविलियन मार दिए, बच्चे मार दिए, औरतें मार दी। वो भूल जाते हैं कि वही औरतें और बच्चे, जब वो लड़की की बॉडी जीप में डाल रखी थी इजरायली की, तो उसके हाथ लगा रहे थे, फोटो खींच रहे, नाच रहे थे। तो इसी तरीके से इनको ये भी होता है कि यहाँ सेफ रहेगा, और अमेरिकन को भी पता है कि यहाँ पे सेफ रहेगा, बिकॉज पाकिस्तान अपने आप में एक डेंजरस कंट्री है। बलोचिस्तान में वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बलोचिस्तान में कुछ रखना, KPK में रख नहीं सकते। आज आगे बचा पंजाब और पार्ट ऑफ सिंध, उसमें एक पॉपुलेशन सेंटर जहां, और बाय द वे जैसे हमारा NCR है, इनकी NCT है, इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी कुछ बोलते हैं। इस्लामाबाद जो है इसको पंजाब का हिस्सा नहीं मानते टेक्निकली, जैसे NCR है हमारा वैसे इनका कुछ नाम। तो उस तरीके से देखो तो सेफ्टी वाइज अमेरिकन के लिए आई थिंक सेफेस्ट जगह ये थी, दोनों तरीके से, कि इनके पावर सेंटर यहाँ पे हैं, यहाँ बदमाशी करेंगे तो देख लेंगे, और दूसरा ये कि कोई दुश्मन यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, बिकॉज बिल्कुल शहर के अंदर है।
अब उनको क्या पता था कि हमारी मिसाइल जो है उसकी ट्यूब, एयर कंडीशन की ट्यूब के अंदर, उसके अंदर धमाका कर देगी। वो तो बात वो तो हैट्स ऑफ टू आवर पीपल और हमारे फ्रेंड्स जिन्होंने हमें वो मिशन दिया। तो इनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है ओमकार जी, लॉजिक नहीं काम करता। दो नेवर। चीजें और समझाइए। अभी जी। तक जो सूचनाएं आ रही थी वो ये थी कि सरगोदा है, किरना हिल्स हैं, या जो अफगानिस्तान पर जब इन्होंने ऑपरेशन किया था तो जकोबाबाद था। दो तीन जगहों के नाम तो आते थे, नूर खान एयरबेस के नाम नहीं आते थे। कहीं मैंने पढ़े नहीं, आए हों तो आए हों। लेकिन इसके अलावा भी कहीं क्या अमेरिका के एसेट्स हो सकते हैं? देखिए चकलाला करके इसका नाम आता था, नूर खान अभी पहली बार आया। तो अगर आप पुरानी किताबें पढ़ेंगे, बियर ट्रैप में भी मेंशन्ड है कि सीआईए का जो डायरेक्टर था वो, उसका जहाज आता था, लैंड करता था इस्लामाबाद में, और फिर वो अंधेरे कॉर्नर में, एयरपोर्ट के अंधेरे कॉर्नर में खड़ा हो जाता था, और फिर पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसको जाके जिया का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वो जाके जहाज के अंदर ही मीटिंग करता था। फर्क ये लगता है कि नूर खान जो था ना, ये यहाँ जो अमेरिकन इंटरेस्ट था वो बेसिकली इनके कमांड एंड कंट्रोल का इंटरेस्ट था। इनके जो नर्व सेंटर था उसके ऊपर उसका ऊपर कंट्रोल था अमेरिकन का। जो आप जैसे कह रहे हैं जकोबाबाद, जहाँ आप सरगोदा की बात करते हैं, वहां बात करते हैं कि एसेट्स, जो अमेरिकन एसेट्स हैं, चाहे वो न्यूक्लियर हैं या अदर हैवी, क्योंकि वो अगर चाइना के ऊपर आंखें हैं या ईरान के ऊपर आंखें, तो अमेरिका वहाँ 9mm की बुलेट तो रखेगा नहीं, नेचुरली ऐसे वेपन रखेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रक्टिव है। 4 एयर बेसों का नाम तब आता था जब ये अफगानिस्तान में ऑपरेट करते थे। जकोबाबाद तो नोन थी, 3 एयर बेसिस और थी जिसके बारे में सुना जाता था कि यहाँ से इनके ड्रोन ऑपरेट करते हैं। अगर मैं इस थ्योरी को मानूं, जो मेरी अपनी थ्योरी और मेरे को लगता है कि अगर यहाँ पे डंपिंग हुई है, क्योंकि देखो इसराइल जो था, इसराइल एक नॉन डंप था अमेरिकन वेपन्स का, जिसमें काफ़ी इस्तेमाल हुआ गाजा में। यहाँ के वेपन का डंप किसी को पता नहीं था, और जैसे मैंने कहा कि नक्शे में यहाँ पे कोई अमेरिकन प्रेजेंस नहीं दिखती है, लेकिन माल यहाँ बहुत था। तो उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कोई भी पावर अपनी कोई भी सारी एसेट्स एक जगह नहीं रखती। और यहाँ भी हमने एक ही जगह हिट किया, जो हमारे डीजी एयर ऑपरेशन का, हमें तो पता ही नहीं कहाँ है। अच्छा, हमें पता नहीं, उन्होंने तो बड़े हंस मजाक की बात कर दी। तो मेरा अपना मानना है कि 6 से 7 जगह, 8 जगह, बिकॉज पाकिस्तान की चौड़ाई तो है नहीं। और जैसे मैंने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर उनका एयर बेस तो हो सकता है, एसेट्स मुझे लगता नहीं करेंगे, बिकॉज बलूचिस्तान को पता है खतरा है। क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर आईएसकेपी भी बैठा हुआ है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड का स्वोन एनिमी है, दुश्मन है। हालांकि पाकिस्तान आर्मी इसको बचा के रखती है। तो पंजाब का अगर आप लेआउट देखेंगे लीनियर तरीके से ऊपर से नीचे को आता हुआ, तो बड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटी है जकोबाबाद है, रहीम यार खान है, सरगोदा है, चकलाका है, जिसको अभी अपन बोल रहे हैं नूर खान बेस, और उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ की न्यूक्लियर फैसिलिटी है। आप ये भी देखिए, किसी देश की न्यूक्लियर फैसिलिटी अपने अपने रेजिडेंशियल एरिया के आसपास नहीं होती, और इनके न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट सारे, इनका फोकस ही पंजाब है। तो जो भी इनकी एसेट्स हैं मेरे हिसाब से वो पंजाब के अंदर है, स्प्रेड आउट, बट पंजाब के अंदर हो सकता है एक आधी सिंध में हो। कराची का लॉजिक बनता था, बिकॉज कराची एक पोर्ट सिटी है, नेवल शिप्स का आना जाना वहाँ लगा रहता है। तो कहना बहुत मुश्किल है कि कहाँ कहाँ पे पिन पॉइंट करना मुश्किल है, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि 4, 5, 6 जगह ये स्प्रेड होगा, इन्होंने रखी हुई है एसेट्स। एक बट बात उसमें और। एक बात मगर आप ये देखिए, जब चाइनीज इक्विपमेंट आना शुरू हुआ, 85% इम्पोर्ट आज की डेट में पाकिस्तान के पास चाइनीज इक्विपमेंट है, तो अमेरिका ने बोला था कि जहां हमारी एसेट्स हैं वहां चाइनीज पीएलए वाले नहीं आएंगे, जहां F-16 है वहां पे चाइनीज बंदा नजर नहीं आना चाहिए। तो उस लॉजिक से अगर आप देखेंगे तो फिर नूर खान के नॉर्थ में जैसे स्कार्दू है, पेशावर है, वहां मुझे नहीं लगता इनका कुछ है, लेकिन नीचे की तरफ, नूर खान से नीचे को आते हुए रहीम खान यान की तरफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी। जी सॉरी, आप कुछ एक कह रहे बात थे। और समझाइए साहब, ये अमेरिका अपने सेंसिटिव एसेट्स वहां रखे हुए हैं, और चीन जो है ऊपर गिलगिट बाल्टिस्तान, फिर पीओजेके के हिस्से से होता हुआ और नीचे ग्वादर तक अपना सी पैक और दूसरा जो है अपना रोड बना रहा है। और चाइनीज का भी वहां पर अब काफी स्टेक है। अमेरिका ने चाइना को क्यों आने दिया? अमेरिका
अगर आप हिस्ट्री देखें ना अमेरिका के दुश्मनों के साथ डील करने का, तो इनका बड़ा सिंपल तरीका है कि उसको इतना इकोनॉमिकली इतना हर्ट कर दो। और ये सच है कि आप किसी देश को, कोई बड़ा छोटा देश हो, इसराइल जैसा हो गया, आपने 100-150 मिसाइल इकट्ठी मार दी, तबाह कर दी। अदरवाइज देश जो कि भारत जैसा, पाकिस्तान जैसा, चाइना जैसा, रशिया जैसा बड़ा देश हो, तो उसको आप एक ही तरीके से तोड़ सकते हो कि उसकी इकोनॉमी तोड़ दो, जो यूएसएसआर में इन्होंने सक्सेसफुली किया। आप मिलिटरली एक, अब यूएसएसआर कितना बड़ा था, आई मीन पूरा कॉन्टिनेंट ही है ऑलमोस्ट, और उसको तोड़ा। वो 2 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, यूरोप में भी थे, एशिया में भी था। तो उसको कैसे तोड़ा उन्होंने, उनको उलझाया, अफगानिस्तान में जिहाद कराया, खर्चे करवाए, और फिर बाकी मिसाइल वगैरह क्रैश चलते रहे, तोड़ दिया। तो जो मुझे लगता है, अगेन मेरी ये पर्सनल रीडिंग है, कि जब 70s में इनके रिलेशन ठीक हुए चाइना के साथ, पाकिस्तान ने करवाए, उसके बाद अमेरिका ने चाइना को फुल सपोर्ट किया। फुल सपोर्ट इतना ज़्यादा किया कि पूरी मैन्युफैक्चरिंग, पूरी इन्वेस्टमेंट अमेरिका की चाइना के साथ, चाइना एक बिजली की तरह ऊपर उठा। 2010 आते-आते अमेरिका को समझ आ गई, और काफ़ी इस पे पेपर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कि चाइना फ्यूचर थ्रेट है, जैसे अमेरिका आज इंडिया को फ्यूचर थ्रेट मानता है। तो नेचुरली 2010 के बाद चाइना ने जो भी किया, वो अमेरिकन, जैसे आपका क्वेश्चन है कि अगर वो चाइना इतना घुसा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो उस चाइना को अंदर कैसे आने दिया, तो नजर रखनी शुरू की। तो अब आप सी पैक में अगर आप जाएंगे, तो सी पैक से पहले कराकोरम हाईवे था, जो कि साल में 4-5 महीने बंद रहता था। कभी पीएलए वाले आके रिपेयर करते थे, कभी बंद ही रहा कहीं कई बार। पहले वो इम्प्रूव किया चाइना ने। फिर नवाज शरीफ ने 2015-16 में ये डिक्लेयर कर दिया सी पैक। जब डिक्लेयर हुआ तो बोला गया 40 बिलियन लगेंगे फेज 1 में, और फेज 2 में लगेंगे 110 बिलियन। 150 बिलियन का प्रोजेक्ट, और आप अमेरिकन हो, तो आप चुप करके बैठे रहोगे। आपने एक ट्रैप बनाया चाइना के लिए कि तू आजा, लगा पैसा। बिकॉज चाइना के पास ऑप्शंस क्या थी, चाइना को गर्म पानी में पहुंचना है, उसके रास्ता एक पाकिस्तान के थ्रू जाता है, एक रास्ता उसका बर्मा के थ्रू है, म्यांमार के थ्रू, और एक पॉसिबिलिटी है जो भारत और बांग्लादेश का ऑपरेट करेंगे। अदरवाइज तीसरा रास्ता नहीं है उसके पास वार्म वाटर में जाने के लिए। उसको फिर वही साउथ चाइना से घूम के आना पड़ता है। उसकी इनसिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा एनर्जी की। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका ने जानबूझ के, अभी चाइना ने $40 बिलियन अपना लगाया, और $20 बिलियन जो पाकिस्तान ने लगाना था नहीं लगाया हुआ, तो वो भी लगाया। $60 बिलियन सी पैक में लग चुका है किसी देश के ऊपर, $60 बिलियन। और जब उसको आप कंबाइन करें कि अमेरिका, चाइनीज बैंक इस टाइम बैंक करप्ट हैं, करप्ट, और चाइना के अंदर टाउन्स हैं जिनको गोस्ट टाउन बोला जाता है, जहाँ कोई नहीं रहता, बिल्डिंग्स खड़ी हैं, रहता कोई नहीं है। जी। तो अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें, जो खबरें आ रही हैं कि चाइना का डिक्लाइन शुरू हो गया, इकोनॉमिकली टूट रहा, और शी जिनपिंग के लिए कह रहे हैं कि हाउस अरेस्ट में है, जो भी है, तो उस संदर्भ में आपको देखने में क्लियर नजर आता कि अमेरिका का सोचा समझा हुआ ट्रैप था। एक इन्होंने इनके लिए जाल बिछाया, जिसमें पाकिस्तान और चाइना ने मिलके, पाकिस्तान ने हेल्प की, और चाइना ने इनको इतना इन्वेस्टमेंट करा दिया, पैसा फंसा लिया। अभी हालत ये हो रखी है चाइना की कि वो हड्डी गले में फंसी है, ना उसको फेंक सकता है, ना उसको बाहर निकाल सकता है। बलोच उनको ठोके जा रहे हैं। और आपको देखा, सबसे पहले लोगों जिन्होंने चाइनीज को मारना शुरू किया पाकिस्तान में, वो केपीके में टीटीपी थी। और टीटीपी जो है वो अफगान तालिबान की सेम अमीर है, उनका सेम आइडियोलॉजी है। और अफगान तालिबान के साथ अमेरिका के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, क्योंकि जब दोहा अकॉर्ड हुआ है और अमेरिका यहाँ से चला गया, उनके सारे एसेट फ्रीज कर दी गई, तो अमेरिका एक ही देश था जो अफगानिस्तान को इन काइंड एड देता रहा, राशन, खाना, दवाई सब देता रहा 2021 के बाद। तो ये क्लियरली एक ट्रैप था फंसाने के लिए चाइना को, और चाइना उसमें फंस चुका है। और अगर कल चाइना एक्चुअली बर्बाद होता है इकोनॉमिकली, तो उसमें सी पैक और सी मैक, जिसको तोड़ने के लिए अमेरिका भी खुद आ ही गया बांग्लादेश में, और वो घुसेगा उसके अंदर, आप देखना वो भी टूटेगा। तो 40 प्लस 20 $60 बिलियन, और 60 प्लस 20 $80 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल। में। तो वो एक, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। एक खबर ये भी आ रही है अजय जी, हो सकता है आपके पास इसकी डिटेल हो, कि ये लोग पाकिस्तानी जर्नल जो है और इनके जो पॉलिटिकल जो आका हैं, वो सब बीजिंग की दौड़ कर रहे हैं, और वहाँ से 5th जनरेशन के विमान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ दूसरा साजो सामान खरीदने की कोशिश हो रही है। ये आईएमएफ से जो मिला है उसको उसी को लगाएंगे, या कुछ है इनके पास, या सेना के लिए तो कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, अ, उसको तो छूट हो जाती है जब इस तरह की 2-4 दिन की भी झड़प हो जाए, और ख़ास तौर से भारत के साथ हो जाए तो। आपकी आवाज चली गई ओमकार जी। जी, जी,
मैं ये कह आपको रहा था कि ये लोग चाइना से कुछ फिफ्थ जनरेशन हाँ, वो विमान। सुन लिया, मैं लास्ट वाला पोर्शन नहीं सुना मैंने। हाँ, बस नहीं। मैंने लास्ट में यही पूछा था कि जी। ये लोग वैसे तो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, लेकिन युद्धोन्माद जो है इनके दिमाग में अभी भी भरा हुआ है, गलतफहमी अभी भी निकली नहीं है इनकी। जिस दिन अगर इनको ये रियलाइजेशन हो जाएगी, अगर पहली रियलाइजेशन ये हो जाए कि भारत इनका दुश्मन नहीं है, हम इनको मारने के इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये टू नेशन थ्योरी उसी दिन फेल हो जाएगी, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और आज के संदर्भ में अगर ये मानना, ये कहें कि हमने हार मान ली और हमें मार पड़ गई, तो ये कंट्री टूट जाएगी। तो ये लास्ट, जब तक इनका लास्ट पिल्ला नहीं मारा जाएगा सड़क के ऊपर, ये नहीं मानेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि इसका एक ही इलाज है कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए। जब तक पाकिस्तान टूटता फूटता, कपड़े फटे हुए, बुरा हाल, मगर पाकिस्तान कितना जिंदा है, तो ये हार नहीं मानेंगे। बिकॉज हार मानना इनके कुरान में मना है। इनको जब इनके कुरान में क्लियरली लिखा गया है कि अगर आपकी हार हो रही है, जब आपके ऊपर मुश्किल समय आया हुआ है, ये मान के चलिए अल्लाह जो है आपका टेस्ट ले रहा है और वो आपके साथ खड़ा है। तो ये इनकी वो एक ही सोसाइटी की सोच है। रही बात हार्डवेयर की, इसमें दो थेरीज निकल के आती हैं। एक थेरी ये है कि भारत का साइज इतना बड़ा हो गया और भारत ने ऐसी पिटाई लगाई है इस बार कि अमेरिका और चाइना दोनों ने हाथ मिला लिया आपस में कि यार हम आपस में निपट लेंगे बाद में, पहले भारत को काबू करते हैं। सही। उस संदर्भ में देखो तो हो सकता है कि, और चाइना को पैसे लेने की जरूरत नहीं है। उनको अगर F-35 आज तक वो टेस्ट हुआ नहीं है, अगर उनको F-35 10-12 जहाज देके यहाँ पाकिस्तानी पायलट्स को मरवाना है, तो उनके लिए कोई बड़ी डील नहीं है। किसी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना खर्चा हो जाता है। रही बात अमेरिका की, उसको ये फायदा कि चाइनीज इक्विपमेंट को आने दो, बिकॉज अभी चाइना ने HQ-19 जो इनकी सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस रडार है, वो उन्होंने रशिया को भेजी है। तो जो अमेरिका ने, जिस तरीके से अमेरिका गुण गा रहा है पाकिस्तान की लीडरशिप बड़ी अच्छी है, और पाकिस्तानी डेलीगेशन वो अमेरिका के अंदर बैठ के कह रहा है 400 मिसाइलें आएंगी, हमें तो मारने वाले हैं, तो वो वहां पे डेमोक्रेट्स और पुराने दोस्तों को अपील कर रहा है। तो अमेरिका भी खुश है कि आने तो चाइनीज इक्विपमेंट को, हम भी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। बिकॉज किसी जमाने में चाइना वाले अमेरिका के इक्विपमेंट को उठा के और रशियन इक्विपमेंट को एक दूसरे को रिवर्स इंजीनियरिंग करते थे। तो वो इनको तो पैसे पूसे का ऐसा ना, कि चाइना और अमेरिका का बड़ा सिंपल फंडा है कि लड़ाई अपने घर से दूर रखो और अपने दुश्मन को उलझा के रखो। उसके लिए अगर चाइना को 2-4 जहाज, 1-2 रडार्स, इवन अमेरिका को टर्की के थ्रू कुछ ड्रोन, कुछ मिसाइल्स पाकिस्तान को देनी पड़ेगी, तो उनको बड़ी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि लड़ाई फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में है। चाइना भी तमाशा देख रहा है और पैसे की कमी चाइना के पास भी नहीं है, चाहे वो इकोनॉमिकली डाउन है, लेकिन वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि डाउन होते होते भी बहुत पैसा है उनके पास, हमसे तो अमीर है। और सेम चीज़ है अमेरिका के साथ। तो उसमें हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। बट मेरा बड़ा सिंपल सा मूड पॉइंट है कि इस टाइम पाकिस्तान की एयर डिफेंस नंगी है, बिल्कुल नंगी। और जो नूर खान का जो उनका नर्व सेंटर था पूरे एयर डिफेंस और फायर कंट्रोल का, वो उड़ चुका है। 6 से 7 महीने मिनिमम आप मान के चलो इनको चाहिए रिकवर होने के लिए। और ये रडार्स और ये JF-35 वैसे हैंगर पे तो टंगे हुए हैं नहीं कि पाकिस्तान वो ले जाओ उठा के। और अगर आज दे भी देता चाइना, F-16 के ऊपर ट्रेनिंग के लिए 2 साल लगते हैं। तो सही। F-35, हाँ, चाइनीज आगे उड़ाना शुरू करें तो बात अलग है। पाकिस्तानी पायलट्स दिन रात भी मेहनत करेंगे, 6-7 महीने से पहले वो ट्रेन नहीं हो सकते इसके ऊपर। एक्सपर्ट होना दूर की बात है। तो और इसी विंडो के अंदर हमने इनको दोबारा ठोकना है, मुझे कोई इसमें शक ही नहीं है। और अगर मैं हाइपोथेटिकली ये मानूं कि आज 30-35 JF-35 आ गए, 10-12 F-16 आ गए, जहाज खड़े हैं, तो भारत ने एक नई स्टाइल ऑफ फाइटिंग वॉर शुरू कर दिया है कि जिसमें हम इनका रनवे उड़ा देते हैं। और यही बात आप देखिए रशिया यूक्रेन में कर रहा है। अभी रनवेज पे अटैक हो रहा है कि ना बजेगी बाज, ना बजेगा बाज, ना बजेगी बांसुरी, कि तुम रखो, उड़ के देखो, अगर तुम उड़ चुके हो तो लैंड करके देखो। तो इस देश की जो चौड़ाई कम है ना, जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं थी, इसके लिए कभी ईरान की तरफ भागते थे। 65 में ईरान से इनके जहाज आते थे, टेक ऑफ करते थे ईरान से हम पे अटैक करने के लिए पाकिस्तान के। फिर उन्होंने अफगानिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ का पार्टनर माना कि हम जैसे लड़ाई होगी हमारे सारी एसेट्स उठ के अफगानिस्तान में चले जाएगी, इंडिया अटैक नहीं करेगा। बदला हुआ इंडिया तो अब थर्ड कंट्री को नहीं छोड़ेगा, अब तो बदल गई सब। पर जो हमारी पुरानी पॉलिसी थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी न्यूज में आता है ये इतना आ गया टर्की से, आने दो। अब हम इनका इलाज पता है, ये नंगे हैं। एयर डिफेंस की लैंग्वेज में पाकिस्तान नंगा है, और नंगा 6 महीने रहेगा कम से कम। अदरवाइज 4 से 5 साल लगेंगे इसको रीबिल्ड करने में अपने आप को। तब तक ये बेवकूफ़ी करेगा और इस बार बड़ी बुरी तरह से पिटेगा। इस बार क्योंकि सरकार ने बोल दिया कि हमारे लिए सरकार, आर्मी और टेररिस्ट में कोई फर्क नहीं है। जो पहली बार बोला, जो बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है, जो शायद हम लोग समझ नहीं पा रहे। इसका यह मतलब है कि आप ये करोगे तो हम आपको तुम्हारा GHQ भी उड़ाएंगे, तुम्हारी पार्लियामेंट भी उड़ाएंगे। सही इस टाइप की धमकी है। तो
आने दीजिए, कोई और फ़र्क नहीं पड़ता। सही है। अजय जी, चलने से पहले, बंद करने से पहले प्रोग्राम, जी, ये कनाडा ने अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी की ताकत को, भारत की ताकत को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि कई कंट्रीज को वो G7 के लिए पहले ही इनविटेशन भेज चुके थे और इसको लेकर के संशय थी कि भेजेंगे नहीं भेजेंगे, क्योंकि ट्रूडो सरकार के साथ जिस तरह के रिलेशन हो गए थे निज्जर को लेकर के, जिस तरह की बकवास पार्लियामेंट में खड़े होकर के उन्होंने कर दी थी बिना किसी सबूत के, तो निश्चित रूप से दोनों देशों के जो संबंध है वो बिल्कुल निचले स्तर पर आ गए थे। शंका थी। यहाँ तो कांग्रेस ने नृत्य करना शुरू कर दिया था कि देखो, मोदी जी को बुलाया नहीं, नाक कटवा दी और फॉरेन पॉलिसी तो पूरी तरह फेल है। फिर अचानक वहाँ के प्रधानमंत्री का जो है फ़ोन आ गया कि मोदी जी आपको आना है और आपको शामिल होना है। और ना केवल इतना किया, उन्होंने अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्वीकार किया कि चूँकि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, भारत की कोई भी वैश्विक मंच अनदेखी नहीं कर सकता। जी। तो ये हमारी पावर है, जिसके आगे अल्टीमेटली कनाडा को भी झुकना पड़ा, मानना पड़ा कि बिना भारत के, बिना मोदी जी के काम चलेगा नहीं। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट मैं तो कभी-कभी हँसता हूँ G7 के, G7 जो बना रखा है इसमें क्या-क्या इकोनॉमीज़ हैं। अब अमेरिका को निकाल दीजिए और जापान को निकाल दीजिए, तो फिर पीछे बचता क्या है? आपने बिल्कुल सही कहा। आप कोई भी इकोनॉमिक फोरम जो है वो बेसिकली क्या करता है? वो बेसिकली ये कहता है कि हम कहाँ ट्रेड करेंगे, हम कैसे एक्सपैंड करेंगे, कैसे प्रॉफिट बनाएँगे। तो क्या दुनिया में आज कोई देश ऐसा कोई गठ है जो भारत की मार्केट को इग्नोर करके, हम उनसे खरीदें ना खरीदें वो छोड़ो, उनको बेचना उन्हें कहाँ जाना है? चाइना जाएँगे बेचने के लिए, चाइना कंज़्यूम ही नहीं करता। सबसे बड़ी कंज़्यूमर मार्केट इंडिया भारत के अंदर है। तो और दूसरी बात ये है कि कनाडा जो है होस्ट कंट्री है इस ग्रुप की, मालिक नहीं है। कल आज कनाडा है, कल को जापान होस्ट करेगा, परसों यूके करेगा, तो रोटेशन में है। अगर आप वर्स्ट सिनेरियो में अगर हम अमेरिका और कनाडा को साइड पे रखते हैं कि चलो दोनों हमारे एंटी हैं, बाकी 5 देश जो हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं और हमसे बिज़नेस करना चाहते हैं। तो नेचुरली ये डिले ये दर्शाती है कि अंदर डिस्कशन हुई है, अंदर मतभेद हुआ होगा। ट्रूडो के साथ जो हमारा हुआ डस्टबिन के साथ, उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट वहाँ हुआ। फिर खालिस्तान लॉबी ने अपना काम किया होगा, बट फाइनली वीटो किया गया बिकॉज़ 5-2 के वोट से पॉसिबली हराया गया। और ये हमारी शक्ति को दर्शाता है, हमारी स्टैंडिंग को दर्शाता है, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। बाकी रही कांग्रेस की, तो उनको तो खैर थूक के चाटने की आदत है। वो कुछ और बोल के कल को बोलेंगे हमने सरेंडर कर दिया G7 के साथ, उनका क्या कहना है? जी, अजय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू धन्यवाद। सो मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।